चलो, आज का टॉपिक में वैसे एक्स्ट्रा समझाने के लिए कुछ नहीं है। हमने ना ये इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग मैक्सिमम मिनिमा की है ना, उसका एप्लीकेशन अभी बस, मतलब ये टॉपिक को कहाँ अप्लाई करते हैं, मतलब हम लोग सिर्फ और सिर्फ एग्जाम्पल से ही सॉल्व करेंगे। मतलब जो लास्ट टाइम जो सम्स किए उसी टाइप के सम्स रहेंगे, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग के। बस क्वेश्चन में ना एफ ऑफ एक्स नहीं रहेगा, क्वेश्चन में प्राइस डिमांड वो सब रहेगा। देखो क्वेश्चन नंबर 1, the demand function of a commodity at price P is given by D is equals to 40 minus 5P by 8। तो डिमांड दिया कितना, 40 minus 5P by 8। चेक whether the it is increasing or decreasing। चेक कैसे करते हैं, कोई भी फंक्शन इंक्रीजिंग है कि डिक्रीजिंग है कैसे चेक करते हैं, उसका डिफरेंशिएशन करते हैं। तो इधर तुम्हारे पास क्वेश्चन में 4.4 ना, क्वेश्चन में d इज इक्वल टू 40 माइनस 5p बाई 8 है। तो मैं बोल रहा हूँ इसका डिफरेंशिएशन करो, f डैश नहीं dd, क्योंकि d है ना। तो डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू p, वाई p इन टर्म्स ऑफ p है। देखो डिमांड किसके ऊपर अभी डिपेंड है, प्राइस के टर्म्स में। इसका मतलब प्राइस चेंज होगा तो डिमांड भी चेंज होगा। तो इसका मतलब dd बाई dp करेंगे। dd बाई dp इज इक्वल टू व्हाट, d अपॉन dp ऑफ 40 माइनस 5p बाई 8। 40 का डेरिवेशन, 5p बाई 8 का डेरिवेशन, माइनस 5 बाई 8। तो dd अपॉन dp का आंसर कितना आया, विच इज लेस देन 0, नेगेटिव है। इसका मतलब therefore d is and d is a decreasing function। अगर ग्रेटर देन 0 आता तो इतना ही करना है। अभी सेकंड क्वेश्चन में भी सेम ही पूछा है। द प्राइस p फॉर डिमांड d इज गिवन बाय p इज इक्वल टू 183 प्लस 120d माइनस 3d स्क्वायर। फाइंड d बोला है, फॉर विच, इसमें भी पहला स्टेप क्या है, डिफरेंशिएट ही है। तो सेकंड सम में p दिया है कितना, 183 प्लस 120d माइनस 3d स्क्वायर। पहला स्टेप, डिफरेंशिएट with respect to p, dp by dd is equals to d by dd of 183 plus 120d minus 3d square। 120d minus 6d। बट ये जो dp by dd है ना, अपने को चेक नहीं करना है, गिवन है ऑलरेडी। क्या गिवन है, सिंस प्राइस इज इंक्रीजिंग। इसका मतलब क्या, ग्रेटर देन 0। इसका डेरिवेशन ग्रेटर देन 0, मतलब इज ग्रेटर देन 0, मतलब 120 इज ग्रेटर देन 60। therefore d is less than 120 upon 6 which is equals to 20 ना। therefore d is less than 20, मतलब जब d का वैल्यू 20 से कम होता है प्राइस का वैल्यू इंक्रीजिंग में रहेगा। ये समझ में आ रहा है टर्म्स क्या डिनोट कर रहा है, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग। मतलब तुम्हारा डी का वैल्यू लेस देन 20, मतलब डी अगर 19 हुआ तो तुम्हारा प्राइस बढ़ते रहेगा। जब डी 20 के ऊपर जाएगा या 20 रहेगा तो पी क्या हो जाएगा, कम होएगा। अरे ऐसा कल परसों डिस्कस किए होंगे, मैक्सिमम मिनिमा का एक एग्जांपल डिस्कस किए। देखो 1000 रुपए वाला सब्सक्राइबर्स वाला। देखो सब्सक्राइबर वाले में हम लोग ने शुरुआत कैसे किए थे, 3000 5000 की शुरुआत से किए थे। फिर हम लोग धीरे से 3000 को क्या बना दिए, 4000। तो 5000 क्या बन गया, 4000। फिर और आगे बढ़ रहे तो क्या हो रहा था ग्राफ, तो देखो ग्राफ ऐसा है, 3000 5000 से इंक्रीज होते होते 4000 पे पहुंच गया। ये 4000 पीक पॉइंट है। 4000 के आगे जाओगे तो क्या आएगा, डाउन होगा। इसका मतलब ये फंक्शन जो था, आई थिंक सो फंक्शन ऐसा था ना, 1.5 CR कितना, x माइनस क्या था इक्वेशन, 3000 माइनस x, 5000 प्लस x माइनस x। तो आई थिंक सो ये प्लस 2000x है माइनस x स्क्वायर है, फंक्शन है ये। अब इसका एक डिफरेंशिएशन देखो क्या आ रहा है, 2000 माइनस 2x। अब बताओ अगर ये इंक्रीजिंग है तो f डैश x इज ग्रेटर देन, मतलब 2000 माइनस 2x इज ग्रेटर देन।
इसका मतलब 2x इज लेस देन, तो x इज लेस देन, देखो x इज लेस देन 1000 जब होगा फंक्शन इंक्रीजिंग होगा, तो 1000 इधर है ना, ये 3000 है, इधर तक कितना हो रहा है 1000 बढ़ रहा है, जब तक 1000 के नीचे है देखो फंक्शन कंटिन्यूसली बढ़ रहा है, अगर 1000 के ऊपर जाएगा देखो कम हो रहा है, अगर तुम डिक्रीजिंग बोलोगे ना तो क्या होगा, देखो f डैश x इज लेस देन 0, मतलब 2000 लेस देन 2x, मतलब x इज ग्रेटर देन 1000, तो x का आंसर 1000 से ज्यादा आया तो देखो फंक्शन नीचे जा रहा है, x का आंसर 1000 से कम है तो ऊपर जा रहा है, समझ में आ रहा है। देखो एक ऐसा है ना, तुम्हारे वैल्यूज के ऊपर है, अभी कभी कभी ऐसा होता है ना ज्यादा लोग है तो भी कुछ फंक्शंस फ्लॉप होंगे, कुछ कुछ फंक्शंस है अपने रेगुलर रेगुलर, ये फंक्शन नहीं, अगर कोई इवेंट है, देखो इवेंट में एक लिमिटेड क्राउड चाहिए वो इवेंट सक्सेसफुल होने के लिए, अगर कुछ जगह पे हमने इवेंट रखा है 500 मेंबर्स के लिए, आगे 1500 मेंबर्स, ओवर हो गया ना, तो उसमें क्या होगा, तुम्हारा इवेंट जैसा होना चाहिए वैसा होगा क्या, नहीं होगा, तुम्हारे इवेंट का जो लेवल है वो क्या हो जाएगा, डाउन होएगा, मतलब तुम्हारे दिमाग में क्या 500 से ज्यादा आया तो अपना लेवल कम होने वाला है, 500 से कम आ गए तो हम जो लेवल में सोचे वो लेवल में होगा, नहीं तो बढ़ेगा, उससे अच्छा होगा, समझ में। तुम लोग 500 का इवेंट, 500 लोग का इवेंट रखे, आए 300 लोग, आए 300 है, मतलब तुमने जितना चीजें मतलब जो भी फूड है या म्यूजिक सिस्टम है जितना भी उन लोग के लिए ऑर्गेनाइज किया 500 लोग के लिए, 300 लोग उसमें तो एंजॉय करेंगे ना, और अच्छे से, और फ्री स्पेस रहेगा, इसका मतलब क्या वहां पे अपना लेवल बढ़ रहा है, और 500 से ज्यादा है तो देखो कंजेस्टेड होगा, सबसे पहले तो स्पेस जाएगा, अगर तुम फूड अरेंजमेंट किए तो उधर भी प्रॉब्लम होगा, और जो भी म्यूजिक बज रहा है देखो ज्यादा क्राउड होगा ना तुम्हारा म्यूजिक सिस्टम भी फेल होगा, क्यों पता है क्या, अगर समझो 1000 लोग आ गए, वो नाच रहे कुछ और ही है, तुम बजा रहे हो सही बट वो नाच रहा कुछ और ही है, क्योंकि उनके पास स्पेस भी नहीं है ना, तो ऐसा हो गया ना कि वो क्या करेगा, अरे काम करो एक गाना मत बजाओ दूसरा कुछ ऐसा बजाते जो सब लोग नाच सकते हैं आराम से उतना स्पेस में, मतलब क्या कहीं ना कहीं अपने को कॉम्प्रोमाइज करना पड़ रहा है, मतलब अपना लेवल, देखो ये समझना बहुत इंपॉर्टेंट है प्रैक्टिकली कि तुम क्या कर रहे हो, अदरवाइज क्या होगा पता है क्या, कि जो सम्स ऊपर के है ना वो सम्स तो तुमको आ जाएंगे बट तुमको लॉजिकली नहीं पता रहेगा ये क्या डिनोट कर रहा है डी लेस देन 20, फिर तुम सम तो कर लोगे बट कोई कोई ऐसा ट्रिकी वाला सम आ गया या थोड़ा घुमा दिया ना तुम्हारा खेल खत्म, क्योंकि तुम्हारे दिमाग में इसका ही सॉल्यूशन है वो दूसरे सम्स का नहीं है, तो फिर उधर गड़बड़ होगा, और ऐसा तुम्हारे पेपर में हो रहा होगा तो थोड़ा सम्स को लॉजिकली समझने का कोशिश करो, सिर्फ और सिर्फ आंसर क्वेश्चन के हिसाब से मत जाओ, कुछ फायदा नहीं रहेगा, मार्क्स तो आ जाएंगे बट वो तुमको भी ऐसा सेटिस्फेक्शन नहीं मिलेगा कि मेरा मार्क्स इतना आए तो अच्छा है करके, उसमें ऐसा होगा ना 30 में से 30 तो आया बट मेरे को आता कुछ नहीं है, सिर्फ बुक का क्वेश्चन सोल्यूशन निकालना आता है, वो नहीं चाहिए, तो इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग क्या डिनोट करता है वो सीखो थोड़ा। डन। क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोला पढ़ो, टोटल कॉस्ट फंक्शन फॉर प्रोडक्शन is given by c is equals to 100 plus 600x minus 3x square, क्या पूछा है, फाइंड द वैल्यू ऑफ x पर विच टोटल कॉस्ट इज, करोगे पहला स्टेप बताओ, c is equals to minus 3x square, सेकंड स्टेप क्यों डिफरेंशिएशन पे जा रहे हो, उससे ही पता चलता है डिक्रीजिंग है कि इंक्रीजिंग, तो हमने क्या फाइंड किया dc by dx, वो फाइंड करने के बाद थर्ड स्टेप में क्या इंफॉर्मेशन दोगे उसको, क्योंकि क्या टोटल कॉस्ट इज डिक्रीजिंग है, इस वजह से हम लोग क्या लिखोगे dc by dx का आंसर लेस देन 0, फिर इसको सॉल्व करें तो किसका आंसर आएगा x का, और x तुम्हारा फाइनल आंसर, करोगे ट्राई पक्का। क्वेश्चन नंबर 4 पढ़ो, मैन्युफैक्चरिंग कंपनी प्रोड्यूसर्स x आइटम्स, मतलब क्या है ये, डिमांड है, तो ये क्या है तुम्हारा डिमांड है, एट द टोटल कॉस्ट ऑफ 180 प्लस 4x है, ये क्या है टोटल कॉस्ट है, टोटल कॉस्ट कितना है 180 प्लस 4x है, द डिमांड फंक्शन फॉर दिस प्रोडक्ट इज, ठीक है 240 माइनस x प्राइस, याद रखो एक एक तुमको बताना है डिमांड फंक्शन, फंक्शन ऑफ डिमांड, देखो फंक्शन ऑफ डिमांड का मतलब क्या होता है, f ऑफ x हम पढ़ते हैं ना, f ऑफ x फंक्शन ऑफ x या x फंक्शन,
तो दोनों में अपने को एफ ऑफ एक्स ही मिलता है। डिमांड फंक्शन मतलब क्या है, इन टर्म्स ऑफ डिमांड है, फंक्शन ऑफ डिमांड इन टर्म्स ऑफ डिमांड है। देखो डिमांड फंक्शन का मतलब होता है प्राइस, प्राइस और डिमांड एक दूसरे के ऊपर डिपेंड होता है। अभी मैं बोलूंगा डिमांड फंक्शन, इसका मतलब मैं क्या फाइंड कर रहा हूँ, प्राइस ही फाइंड कर रहा हूँ, और मैं फंक्शन ऑफ डिमांड भी बोलूंगा, प्राइस ही फाइंड करूंगा। एक लॉजिक याद रखने का, एफ ऑफ एक्स फंक्शन ऑफ एक्स किसके टर्म्स में होगा, तो फंक्शन ऑफ डिमांड किसके टर्म्स में होगा, डिमांड के टर्म्स में होने वाले फंक्शन को क्या बुलाएंगे, प्राइस। तो उसने प्राइस दिया है, डिमांड दिया है, टोटल कॉस्ट दिया है, क्या पूछा, देखो फाइंड एक्स फॉर विच रेवेन्यू इज इंक्रीजिंग, प्रॉफिट इज इंक्रीजिंग। इसका मतलब क्या है, मेरे को सबसे पहला गिवन में बताना पड़ेगा क्वेश्चन नंबर 4 में, क्या डिमांड क्या है, व्हाट इज डिमांड, एक्स, प्राइस क्या है 240 माइनस एक्स, टोटल कॉस्ट क्या है 180 प्लस एक्स, 4x है क्या, 4x। फिर अभी मेरे को किसके बारे में बात किया वो, तो मुझे पहले रेवेन्यू चाहिए, तो मैं क्या फाइंड करूंगा, रेवेन्यू आर इज इक्वल्स टू, यस, प्राइस इनटू डिमांड, मतलब 240 माइनस एक्स इनटू एक्स, तो व्हाट इज आर, सो दिस माय रेवेन्यू, बट मेरा रेवेन्यू कैसा है, बट रेवेन्यू इंक्रीजिंग मतलब पहला स्टेप, डिफरेंशिएट आर विथ रेस्पेक्ट टू एक्स विच इज 240 माइनस 2x। अब मैं बताऊंगा सिंस रेवेन्यू इज इंक्रीजिंग, dr by dx is greater than 0, मतलब 240 minus 2x is greater than 0, 240 is greater than 2x, therefore x is less than 120। थोड़ा कंफ्यूज नहीं होने का, x के तरफ एक पॉइंट है, अभी भी x के तरफ एक ही पॉइंट है, तो x का वैल्यू 120 से कम होगा तो तुम्हारा रेवेन्यू बढ़ते रहेगा, जब x का वैल्यू 120 से ज्यादा होगा तो तुम्हारा रेवेन्यू कम हो जाएगा। लॉजिक वो सब्सक्राइबर वाले से लॉजिक लगाने का, देखो 1000 रुपए तक बढ़े तो तुम्हारा रेवेन्यू बढ़ रहा था, 1000 रुपए के ऊपर गया तो कम हो रहा है। तुम बोलोगे ना, ऐसा कोई भी बोलता है सर ये कम हुआ तो वो बढ़ेगा कैसे, कैसा बढ़ रहा है, वो लॉजिक वो एग्जांपल से याद रखने का, क्योंकि इधर 240 माइनस एक्स है, देखो प्राइस, मतलब प्राइस क्या बोलते हैं पता है, जितना तुम डिमांड लाओगे ना उतना 240 में से मैं कम करके प्राइस दूंगा, मतलब तुम एक डिमांड लाओगे ना मैं 239 रुपीज में सेल करूंगा, दो लाओगे ना एक प्रोडक्ट का कॉस्ट 238 कर दूंगा मैं, डिस्काउंट डिस्काउंट, तुम 10 लाओगे ना तो मैं 230 में दे दूंगा, तुम 100 लाओगे ना मैं 140 में दे दूंगा, अरे एक प्रोडक्ट, तो तुम पूरा कॉस्ट निकाल कितना आएगा 14,000 ही होगा, ये उसका फंक्शन बना है, इसके वजह से ही एक्स है तो ये 240 माइनस एक्स हो रहा है, समझ रहा है। तो कितना यूनिट्स सेल करना पड़ेगा, 120 से कम सेल करना पड़ेगा ताकि रेवेन्यू क्या हो जाए, बढ़ जाए। बट ये एक पार्ट है, अभी सेकंड पार्ट है, क्या बोला सेकंड पार्ट में, तो पहला हम लोग फाइंड करेंगे प्रॉफिट को, प्रॉफिट को पी से डिनोट मत करो क्योंकि ऑलरेडी पी है प्राइस में, तो प्रॉफिट को डिनोट करेंगे पाई से, पाई यूज करो या कोई और वेरिएबल यूज करो चलेगा, इज इक्वल टू व्हाट, प्राइस, प्रॉफिट कैसा आएगा, रेवेन्यू माइनस टोटल कॉस्ट, रेवेन्यू 240x माइनस एक्स स्क्वायर, अभी फाइंड किया अपन, टोटल कॉस्ट 180 प्लस 4x, तो ये होगा 240x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 180 माइनस 4x, तो बनेगा माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 236x माइनस 180, समझ में आया। अब बोलो ये पाई का वैल्यू है, डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x, डी पाई बाय डी एक्स क्या आएगा, माइनस 2x प्लस 236, बट कंडीशन क्या है, प्रॉफिट इज इंक्रीजिंग, इसका मतलब डी पाई बाय डी एक्स इज ग्रेटर देन, इसका मतलब माइनस 2x प्लस 236 इज ग्रेटर देन 236 इज लेस देन ग्रेटर देन 2x, तो x इज लेस देन 118, मतलब तुम्हारा 118 से कम होगा यूनिट तो प्रॉफिट बढ़ेगा, 120 से कम हुआ तो रेवेन्यू बढ़ेगा, समझा, क्लियर। क्वेश्चन नंबर 4, चलो 5 पढ़ो, फॉर मैन्युफैक्चरिंग x यूनिट्स मतलब डिमांड है, लेबर कॉस्ट इज 150 माइनस 54x,
लेबर कॉस्ट है सिर्फ, प्रोसेसिंग कॉस्ट इज एक्स स्क्वायर, प्रोसेसिंग कॉस्ट है, बट इससे हमको क्या मिलेगा, टोटल कॉस्ट। टोटल कॉस्ट इज इक्वल टू लेबर कॉस्ट प्लस प्रोसेसिंग कॉस्ट, ऐड करेंगे तो क्या मिलेगा, टोटल कॉस्ट मिल जाएगा। उससे पहले क्या मिलेगा, डिमांड मिलेगा, और नीचे प्राइस भी दिया, देखो प्राइस कितना दिया है 10,800 माइनस 4x स्क्वायर, देखो ये सब लिख देने का पहले। फिर अभी किसके बारे में बात कर रहे हैं, देखो टोटल कॉस्ट इज डिक्रीजिंग, तो किसको लेके आने का नीचे, टोटल कॉस्ट को, तो C इज इक्वल टू टोटल कॉस्ट, जो भी इक्वेशन आएगा वो, सो इसको क्या करने का, डिफरेंशिएट करने का विद रेस्पेक्ट टू x, आंसर आएगा। और डिक्रीजिंग बोला मतलब लेस देन 0 लेने का x का वैल्यू मिलेगा। और दूसरा क्या बोला, रेवेन्यू इज इंक्रीजिंग, बट पहला क्या चाहिए, रेवेन्यू चाहिए, रेवेन्यू इज प्राइस इनटू डिमांड, फिर प्राइस इनटू डिमांड से पहले वो निकालने का, फिर डिफरेंशिएट करने का, आएगा पक्का, ट्राई करोगे। क्वेश्चन नंबर 6 थोड़ा सा डिफरेंट है, ध्यान से पढ़ो। टोटल कॉस्ट दिया है, देखो इसका मतलब क्या दिया तुमको, सी दिया ना, टीसी या सी दिया है। सी इज इक्वल टू कितना दिया, देखो 47x, देखो तुमको जो नोटेशन देना ना वो नोटेशन दो, बट पहला लिखो टोटल कॉस्ट, सी 47x प्लस, सॉरी 4 है क्या, x टू 4, डन, बोलो। बट थोड़ा सा गड़बड़ क्या पता है क्या, फाइंड x बोला है फॉर विच एवरेज कॉस्ट इज डिक्रीजिंग बोला है, मतलब इसको कॉस्ट डिक्रीजिंग नहीं चाहिए, एवरेज कॉस्ट। तो तुम्हारा पहला काम क्या है, एवरेज कॉस्ट फाइंड करना है। तो एवरेज कॉस्ट डिनोटेड बाय CA इज इक्वल्स टू टोटल कॉस्ट डिवाइडेड बाय x, एवरेज में डिवाइड होता है, मार्जिनल में डिफरेंशिएट होता है। तो 47x प्लस 300x स्क्वायर माइनस x रेज टू 4 डिवाइड बाय x, तो आंसर आएगा 47 प्लस 300x माइनस x क्यूब। याद रखो मैं डिवाइड कर रहा हूँ, डिफरेंशिएट नहीं कर रहा हूँ। ये मेरा CA का वैल्यू है, ये मेरा फंक्शन है एवरेज कॉस्ट का, इसको क्या करना है, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, तो क्या आएगा 300 माइनस 3x स्क्वायर, बोलो आगे। सिंस फर्स्ट केस एवरेज कॉस्ट इज इंक्रीजिंग, dc by dx is greater than 0, तो 300 minus 3x square is greater than 0, therefore 3x square is less than 300, x square is less than 100, बोलो x square is less than 100 मतलब x is less than 10, yes no, ये तुम्हारा किसका आंसर है, एवरेज कॉस्ट इंक्रीजिंग है। तो बट दूसरा केस भी है उसके पास, सिंस एवरेज कॉस्ट इज, इसका मतलब DCA बाय DX, इसका मतलब 300 माइनस 3x स्क्वायर इज लेस देन 0, इसका मतलब 3x स्क्वायर इज ग्रेटर देन 300, इसका मतलब x स्क्वायर इज ग्रेटर देन 100। इजी, क्या पता करना पड़ेगा तुमको, कौन इंक्रीजिंग है कौन डिक्रीजिंग है, वो फंक्शन अगर तुमको मिल जाए तो उसको डिफरेंशिएट करके आंसर निकाल सकते। यस नो, क्वेश्चन नंबर 6 क्लियर है, गो फॉर क्वेश्चन नंबर 7, बट उससे पहले हम कुछ टॉपिक डिस्कस करेंगे विच इज कॉल्ड इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। देखो ये टॉपिक में ज्यादा स्ट्रेच नहीं कर सकता क्योंकि ये पूरा का पूरा चैप्टर है तुम्हारा इकोनॉमिक्स में, और मैथ्स में एक छोटा सा टॉपिक है अपने को, एक 10 सम के लिए टॉपिक है बस, 10 भी नहीं होंगे, 6-7 होंगे। तो क्या होता है वो जान लेते हैं। इलास्टिसिटी मतलब तो पता होगा, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इलास्टिक स्ट्रेच, डिमांड का इलास्टिसिटी का मतलब, अच्छा डिमांड स्ट्रेच कैसा होगा, इलास्टिसिटी ऑफ मतलब डिमांड स्ट्रेच के बारे में क्या बात कर रहे हैं, इसका मतलब ना ये मार्केट स्ट्रेच है, मतलब ये डिमांड वर्ड ना मार्केट के लिए यूज किया है। देखो ऑब्वियसली बात है, अगर मार्केट में सेल्स बढ़ेंगे उसके ऊपर कुछ इफेक्ट रहेगा, सेल्स नहीं होंगे तो कुछ इफेक्ट रहेगा, वही बात इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड बताता है।
बट बताएगा कैसे? देखो डिमांड का स्ट्रेच जो भी इलास्टिसिटी है वो जानने के लिए ना अपने को दो टर्म्स पता होना चाहिए, एक रेशियो ऑफ प्राइस एंड डिमांड, एक चेंज इन प्राइस विथ रेस्पेक्ट टू डिमांड। देखो प्राइस का चेंज ना डिमांड के हिसाब से, देखो मार्केट में कभी कभी क्या कोरोना टाइम में देखो वो सैनिटाइजर से सबका कॉस्ट बढ़ा दिए थे अचानक, क्यों इंक्रीज किए? डिमांड रेज हो गया। मतलब क्या, डिमांड के हिसाब से प्राइजेस चेंज बढ़ते रहेंगे। जैसे एप्पल का फोन है, आईफोन है, वो अपना प्राइस बढ़ा है हर साल, नया फोन लॉन्च करता है ना वो प्राइस इंक्रीज करके ही लॉन्च करता है, क्योंकि उसको पता है। देखो इस बार लॉन्च जब 17 वाला जब लॉन्च हुआ था, तुम देख सकते हो बीकेसी में पागल कैसे, मतलब ऐसा ऐसा कर रहे थे जैसे उधर फुकट में फोन बांट रहे। अरे झगड़ के इवन ऐसा 5 to 6 मेंबर्स इंजर भी हुए थे, इतना ज्यादा। सुबह सुबह 6 बजे, मतलब एक एक जना रात को 12 बजे से लाइन पे है। वो सुबह 9 बजे जैसे खुलेगा 10 बजे, मेरे को मोबाइल चाहिए तो रात को 12 बजे से लाइन पे थे। सर्च करो घर जाने के बाद, मोबाइल तो यूज करते ही हो, सर्च करो बीकेसी का हालत कैसा था जब आईफोन 17 लॉन्च किया। मतलब मैं ऐसा बोल रहा हूँ ना कि लॉन्च ऐसा ओपन हुआ ना, वो सबसे पहला पर्सन मोबाइल परचेस करके लाखों रुपए डाल के वो बाहर आके ऐसे फील कर रहा था जैसे फ्री मोबाइल मिला मेरे को, वो भी ईएमआई में। क्योंकि बिकॉज 80 to 90% ऑफ मोबाइल जो है ईएमआई पे ही है। देखो ये गलत नहीं है, सही है। जिसके पास पैसा है ना वो भी ईएमआई में लेना चाहता है। क्यों पता है? अभी मेरे पॉकेट से 1 लाख रुपए जा रहा है, अगर वही 20,000 इंटू 5 पे जा रहा है तो मेरे को 20,000 इंटू 5 सही है ना, नो कॉस्ट ईएमआई लगाए। देखो ईएमआई अभी कोई चार्ज नहीं कर रहा है, सिर्फ 299 रुपीज क्या करना पड़ता है, प्रोसेसिंग फीस देना पड़ेगा बस, बाकी 20,000 इंटू 5 नो कॉस्ट ईएमआई। अभी तुम अमेजोन पे भी कुछ लेते हो वो बता देता है नो कॉस्ट ईएमआई, इसका मतलब क्या है? वो कुछ चार्ज कर रहा ही नहीं तुम लोग से। वो क्या करेगा पता है क्या? देखो सिंपल, 1 लाख रुपए देके परचेस करने बोला तो लॉजिक कल वाला लॉजिक, अगर मैं 25,000 रुपए का मोबाइल दे रहा हूँ, 15,000 का मोबाइल दे रहा हूँ, कौन मतलब किसके तरफ लोग ज्यादा जाएंगे? है ना? क्यों पता है क्या? अमाउंट कम दिख रहा है। मैं उस साइट है क्या, मतलब देखा होगा ऐसा, उसमें ऐसा है कि तुमको ना बाइक वाला है, मतलब सेकंड हैंड जो बाइक सेल करते हैं ना उन लोग का ऐसा एडवर्टीजमेंट है, ऐसा रील देखा था कि 50,000 रुपए दे दो और बाइक लेके जाओ। अभी वहां पे खड़ा है रॉयल एनफील्ड जिसका कॉस्ट 2 लाख 2.5 लाख, अभी डिपेंड करेगा कि वो कैसा टाइप है। अभी गाड़ी तुमको दिख रहा है 3-4 लाख रुपए का, वो उधर एडवर्टाइजमेंट कर दिया 50,000 रुपए दे दो गाड़ी लेके जाओ। देखो ये सुनने के बाद ना इंसान क्या करता पता है क्या? अप्रोच करता है। क्यों? कोई 50,000 में मुझे बुलेट दे रहा है तो मैं जाके ले लूंगा। उधर जाने के बाद कंडीशंस क्या पता है क्या? 50,000 डाउन पेमेंट है, तुमको ईएमआई भरना है बाद में। 50,000 ले लो, अभी घर का भी देखो ना, 1 लाख दे दो बुक कर लो, ऐसा थोड़ी 1 लाख में तुमको घर दे रहा है, उसके बाद ईएमआई तो पे करना ही है। ऐसा अमाउंट देख के ना इंसान को ऐसा लगता है कि अरे एक बार तो ट्राई करेंगे, देख के आएंगे। अभी 100 लोग गए, एक दो तो बुक करेंगे, चलेगा उसको, वो भी चलेगा। वो क्या करते हैं, मार्केटिंग का मेन स्ट्रेटेजी क्या है? कितने लोग आए? 100। अच्छा कितने सेल्स हुए? 2-3 जन लिए, चलो 2-3 जन तो आए, अगर हम मार्केटिंग नहीं करते तो 2-3 जन भी नहीं आते थे। तो उसके हिसाब से जैसे डिस्काउंट पे तुम लोग भागते हो। अभी मॉल जाने के बाद ना हमको परचेस नहीं करने का था, हम मूवी देखने गए, बट उधर बड़ा सा ऐसा होर्डिंग लगा है, वहां पे लिखा है 50% ऑफ, और नीचे लिखा है शॉपर स्टॉप में 50% ऑफ है। खत्म, अपने को परचेस ही नहीं करना था, एक बार घूम के आते करके अंदर जाते। फिर जो चीजें हमने को जरूरत नहीं है वो भी चीजें हम लोग परचेस करके बाहर आते। क्यों? 50% ऑफ है, हमको ऐसा लगता है कि वो फ्री में दे रहा है, वो फ्री में नहीं दे रहा, पैसा ले रहा है, बट आधा पैसा ले रहा है, पैसा तो ले रहा है ना, बट अपने को जरूरत नहीं ना। जो चीज अपने को जरूरत नहीं वो चीज, इससे पहले तुमको मैं एक एग्जांपल बताया था डिमार्ट, क्या बताया था? अच्छा मैं अभी घूमने गया ना, उधर एक फेमस ऐसा, जैसे हम लोग डिमार्ट में जाते हैं ना वहां पे 7-Eleven है, तुम मानोगे नहीं, पूरा थाईलैंड में ना अप्रोक्स 1500 लेके 1600 7-Eleven है। और वो इंडिया का ना कितना पोर्शन है तुमको पता होगा? थाईलैंड स्पेस ऐसा एरिया देखेंगे, एरिया वाइज देखेंगे तो बहुत छोटा है, बट उसमें 1500 7-Eleven। क्यों पता है क्या? अभी ये अपना एरिया ना नीचे, ये शिवम से लेके वो एंड तक
इधर तक ही एंड तक, मतलब राम मंदिर तक भी मत जाओ, ये ट्रांसफॉर्मर तक तुमको 3 7-Eleven दिखेंगे। ऐसा शिवम के पास एक रखेगा, अपने क्लास के सामने एक रखेगा, वो ट्रांसफॉर्मर के सामने एक रखेगा। वो ना 3 कंट्रीज में कवर किया, एक जापान में, सिंगापुर में, थाईलैंड में। किधर भी जाओ 7-Eleven। अब लॉजिक क्या पता है क्या, और ना उधर लोग परचेज भी उधर ही जाके करेंगे। ज्यादा है करके क्वालिटी कम, ऐसा कुछ नहीं, बहुत चीप है, क्वालिटी अच्छा है बट चीप है। अभी बाहर अगर तुम लोग एक कोक लेते हो 50 बात का है, मतलब 150 रुपए का है, उधर जाओगे ना 16 बात का है, मतलब 48 रुपीज का है, मतलब जो उसका ओरिजिनल प्राइस है, जैसा डिमांड अपने को देता है। सब डिस्काउंटेड प्राइसेस में रहेंगे, ले लो ले लो। दिमाग में आ रहा होगा ना क्यों ज्यादा। डिमांड देखो, टूरिस्ट प्लेस है, डिमांड ज्यादा आएगा। कभी डिमांड में गए, डिमार्ट में गए होंगे, अभी पटेल स्मार्ट, पटेल मार्ट ये सब चालू हो गया है। अच्छा, उसमें देखो लाइन बहुत रहता है, क्राउड क्राउड ज्यादा रहता है। अरे तुम जिस दिन जाए उस दिन के ऊपर मैं नहीं बोल रहा हूँ, डिमार्ट में तो मैं जब भी गया क्राउड ही दिखा मेरे को। अरे पटेल स्मार्ट को मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, डिमार्ट डिमार्ट ही अपना मेन, ज्यादा क्राउड है ना। अच्छा, किसी को इंटरेस्ट भी है ना, वो नहीं खरीदेगा, वो जाएगा, अरे इतना क्राउड है यार, और वही जगह पे ना पूरा खाली है, मेरे को ऐसा देखने के लिए आराम से मिल रहा है, तो आराम से घूम के आएगा, थोड़ा खा भी लेगा। ज्यादा क्राउड रहेगा तो क्या होता पता है क्या, अरे यार इतना क्राउड है, एक तो मिलेगा कि नहीं मिलेगा। और क्या हो रहा है पता है, 7-Eleven का लॉजिक, मतलब एक्चुअली हम लोग पिछले साल जब गए ना 7-Eleven के कंपनी के विजिट करने गए, तो वहां पे बताया गया कि 7-Eleven का लॉजिक क्या पता है क्या, तुम ना दिखा दो लोगों को हर एक सेक्टर में, मतलब हर एक 1 किलोमीटर के रेंज के अंदर तुम लोग 2-3 7-Eleven डालो, ताकि लोगों को फ्री दिखे, और लोग ना ऐसा खाली दिखेगा ना, उनका चॉइस, उनको जो चाहिए था उधर जाएंगे, ढूंढेंगे, आराम से घूमेंगे। ज्यादा क्राउडेड रहेगा ना तो क्या होगा पता है क्या, रुक जाएंगे। बोलो 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 बोलो। नहीं, वो ना इतना हाइप किया ना, तुम ना थाईलैंड जो भी जाएगा ना उसको पूछो किधर परचेस किया, वो बोलेगा 7-Eleven। सिंगापुर में भी है ये सीन, सिंगापुर में भी चल रहा है और जापान में भी है। आपको मैं बताओ क्या 7-Eleven क्या बेचता है, डिमार्ट ना सब चीजें नहीं बेचता, बस 7-Eleven ना सैंडविचेस भी बेचता है, बर्गर, सब कुछ वो गरम करके देंगे तुमको जगह पे। कॉफी भी सेल करता है। मतलब इवन ना कुछ 7-Eleven में कपड़ा भी बेचते हैं, रेनकोट्स, ऐसा मतलब बोल रहा हूँ, ऐसा सब जगह पे सब कुछ है। और मैं प्राइस तुमको डिफरेंस बताया ना, उधर अगर डायरेक्टली 50% ऑफ हो रहा है, वो क्या करेगा, उधर ही भागेगा। एग्जाम्पल नहीं बताने, मैं रेनकोट खरीदा 20 बात देखे 60 रुपीज में, 1 टाइम यूज वाला रेनकोट होते उसके पास, वो गाउन वाला, ऐसा पहन लेने का, एक बार हो गया ना फिर उसको अपन कुछ कर नहीं सकते, फेंकना ही पड़ेगा। वो कितना होता है पता है क्या, इतना ही रहता है, इतना ही पैक करके देते हैं, ऐसा खोले तो इतना बड़ा होता है। रयान भाई, रयान अपने साथ में नहीं है ना, वो दोनों बिजी है थोड़ा अपने अपने बातें करने में। रयान मैंने क्या एग्जांपल दिया बता, अभी 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 हम लोग क्या बात कर रहे हैं, कौन कितना साइज का रहेगा रेनकोट बता, इतना रहे ना। मैं पूछा कि कौन सा साइज का रेनकोट के बारे में बात कर रहे हैं हम लोग, देखा तू, देखा ही नहीं, शान है। डिमांड बढ़ेगा तो कभी कभी ऐसा भी होता है ना, प्राइस कम हो रहा है तो डिमांड, देखो कंपल्सरी नहीं है, जैसे उन्होंने बोला है कोई प्रोडक्ट का प्राइस कम हो रहा है, खाली दिख रहा है शॉप, अरे मैं क्यों जाऊँ, ये खाली खाली है, ये प्रोडक्ट का प्राइस गिर रहा है। डाउट आया होगा ना कभी कभी, ऐसा ऑनलाइन में किसी प्रोडक्ट के नीचे ऐसा कट करके
ऐसा 2000 रुपीज कट करके डायरेक्ट 199 लिखते हैं। हम वो प्रोडक्ट परचेस नहीं करते, 100% श्योर हो जाते कि ये फेक ही होगा, क्वालिटी बेकार ही होगा, घर दिखा रहा कुछ और है, आएगा कुछ और। इसका मतलब क्या है, ज्यादा प्राइस गिरा है तो भी डिमांड क्या हो जाएगा, और इसी नेचर को हम क्या बोल रहे हैं, स्ट्रेच होने का रीजन। कौन स्ट्रेच हो रहा है, वेरी गुड, प्राइस। रीजन कौन है, तो इसके लिए इसको इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के थ्रू लेके गए, प्राइस के थ्रू नहीं, बट नेचर तो हम लोग किसका पढ़ रहे हैं, प्राइस का। तो बताओ ये रेशियो क्या डिनोट करता है, प्राइस डिमांड का रेशियो, बेसिक रेशियो, मतलब कितना डिमांड आ रहा है और कितने में बेच रहे हो तुम लोग एवरेज में। ये क्या बताता है, चेंज इन प्राइस विथ रेस्पेक्ट टू डिमांड, मतलब ये चेंज, मतलब ये डिमांड की वजह से कितना चेंज हुआ, और ये दोनों का रिलेशन, मतलब क्या, ये दोनों का कंपैरिजन जो है वो तुम्हारा इलास्टिसिटी है। मतलब क्या, रेशियो ऑफ प्राइस विथ रेस्पेक्ट टू डिमांड टू दी चेंज इन प्राइस विथ रेस्पेक्ट टू डिमांड इज नथिंग बट इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। देखो इसका प्रॉपर एग्जांपल्स ना तुम लोग को इकोनॉमिक्स में मिलेंगे, क्योंकि वो लोग ग्राफ के थ्रू समझाते हैं, हम सिर्फ अभी नेचर देख रहे हैं कि ऐसा होता है। बट ये वाला जो फॉर्मूला है उसमें मैं थोड़ा सा चेंजेस करूंगा तो ऐसा कुछ दिखेगा, P बाई डी, डी डी बाई डी पी। क्या किया मैं, बस कोई बता सकते हैं dp बाई डी डी का साइन क्या होगा, साइन 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 मतलब प्लस रहेगा कि माइनस होगा, dp बाई डी डी का साइन क्या होगा, माइनस होगा, माइनस। अरे डिमांड प्राइस, डिमांड प्राइस रिलेशन इनवर्स है, इनवर्स मतलब एक बढ़ रहे तो दूसरा कम होता है, दूसरा बढ़ रहे तो एक बढ़ता है, अपोजिट है रिलेशन। डिमांड प्राइस डायरेक्ट रिलेशन नहीं है, अगर डिमांड बढ़ रहा है तो हम ऐसा नहीं बोल सकते प्राइस बढ़ा रहा है या प्राइस कम हो रहा है, बट इनका दोनों का इनवर्स रिलेशन है। कैसे, अगर प्राइस बढ़ रहा है तो डिमांड क्या होगा, कम होगा। इसका मतलब क्या है, डी डी बाई डी पी का जो भी रेशियो है वो हर बार नेगेटिव साइन देगा, बट इलास्टिसिटी कभी नेगेटिव नहीं देता है, इलास्टिसिटी हर बार पॉजिटिव देगा, चेंजेस। तो बताओ डीपी बाई डी डी को कौन सा साइन असाइन किया तो पॉजिटिव बनेगा, तो हम लोग फॉर्मूला ऐसा लिखते हैं, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज माइनस पी बाई डी 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 बाई डी पी। ये माइनस साइन क्यों लिख रहे हैं हम लोग, ताकि पॉजिटिव में कन्वर्ट करें। अब इसके ऊपर ना तीन टाइप के इक्वेशंस बनेंगे। सबसे पहला, इलास्टिसिटी इज जीरो, इज लाइज बिटवीन 0 and 1 एंड ग्रेटर देन 1। जीरो मतलब कुछ भी नेचर, मतलब उसके पास इलास्टिसिटी नहीं है, मतलब वो इन इलास्टिक हो गया, निल। ये क्या हुआ, इन इलास्टिक ही है, बस रिलेटिवली। देखो इलास्टिक का मतलब ना ऐसा, ये अब ये है ना, ये इन इलास्टिक है, खींच नहीं सकता हूँ इसको, मैं स्ट्रेच नहीं कर सकता हूँ। अगर इसके जगह पे रबर होता ना, उसको अगर मैं खींचते रहूंगा खींचते रहूंगा खींचते रहूंगा, क्या होगा, अपने वैल्यू से ज्यादा होगा, टाइम्स ज्यादा हो रहा है। ये 0 to 1 मतलब क्या है, कम हो रहा है, वो टाइम बढ़ रहा नहीं है, उल्टा कम हो रहा है, मतलब इसके पास इलास्टिक नेचर नहीं है। जैसे ये है 0 to 1 के बीच में इसका इलास्टिसिटी, तो ये स्ट्रेच। अगर वही मैं इलास्टिसिटी 1 बोल रहा हूं, मतलब ये क्या है, इलास्टिक है, बट कौन सा इलास्टिक है, यूनिटरी, मतलब फिक्स है, 1 है ये। बट 1 से ज्यादा कितना भी ले लो, फॉर एग्जांपल इलास्टिक नेचर इज 2, मतलब ये क्या हो रहा है, डबल हो रहा है, 2.5 बढ़ रहा है, 3.5 बढ़ रहा है, 4.7 बढ़ रहा है, ये सब नंबर्स बढ़ रहे हैं, बट 0.7 नहीं बढ़ रहे, कम हो रहा है उल्टा। मतलब क्या है, इलास्टिक नेचर इसके पास नहीं है, इसके पास नहीं है, इसके पास, इसके पास,
समझा? और ये ना कभी आएगा ही नहीं। वाई? क्यों पता है क्या? इधर टर्म देखो ना, डीपी बाई डी डी, डी डी बाई डीपी। ये डी डी बाई डीपी में ये वैल्यू कभी जीरो होगा क्या? प्राइस चेंज करे तो डिमांड के ऊपर कुछ ना कुछ इफेक्ट तो आएगा, मतलब ये जीरो नहीं होगा, और ये दो तो कभी जीरो हो ही नहीं सकते। इसका मतलब ओवरऑल आंसर कभी जीरो। तो इन इलास्टिक में क्या आएगा? सिर्फ 0 to 1, 1 और 1 से ज्यादा। ये क्यों बता रहा हूं तुमको? लास्ट में ना कंक्लूजन बताना पड़ेगा, या हम ऐसा बोल सकते हैं तुमको जो नेचर है ना वो एक्सप्लेन करना पड़ेगा एन आने के बाद। अगर एन का वैल्यू -2.5 आया, ऐसा पॉसिबिलिटी है कभी? क्यों? मैंने बोला है माइनस में कभी नहीं आएगा, क्योंकि ऑलरेडी हम लोग एक माइनस अटैच कर रहे हैं। तो इलास्टिसिटी क्या हो जाएगा? 2.5। तो कमेंट क्या करोगे? रिलेटिवली इलास्टिक। n इज इक्वल टू 1 आया, यूनिटरी इलास्टिक। n इज लेस देन, सपोज n इज इक्वल टू 0.5 आया, रिलेटिवली इनइलास्टिक। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस वर्ड रिलेटिवली? कंपेयर करेंगे तो ऐसा आएगा। रिलेटिव वर्ड इससे पहले भी आया था मेजर्स ऑफ डिस्पर्शन में। रिलेटिव मतलब कंपैरिजन, हम कंपेयर करने बाद जो आता है ना, प्राइस रिलेटिव भी आया था, याद है? P1 अपॉन P0 इंडेक्स नंबर में। तो इसमें जब भी कोई चीज को कंपेयर करते हैं वहां पे कौन सा वर्ड आ जाता है? रिलेटिवली। तो रिलेटिवली इनइलास्टिक, रिलेटिवली इलास्टिक, यूनिटरी इलास्टिक। तो व्हाट इज द फाइनल फॉर्मूला फॉर इलास्टिसिटी? माइनस P बाई डी, डी डी बाई डी पी। नेचर क्या आएगा? यूनिटरी इलास्टिक। रिलेटिवली इनइलास्टिक। रिलेटिवली इलास्टिक जो चाहिए अपने। माइनस एन की वजह समझा? डीपी बाई डी डी ये सब क्लियर है? तुमको क्वेश्चन में सब कुछ मिलेंगे, उसके हिसाब से करना है। अब आते हैं हम लोग रेवेन्यू पे। व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर रेवेन्यू? प्राइस इनटू डिमांड। तो आर इज पी इनटू डी। पक्का? मेरे को डिफरेंशिएट करना है। डिफरेंशिएट किससे करूं? डी से, क्योंकि डिमांड ही चेंज कर रहे हैं हम लोग। तो इधर क्या आएगा? डी आर बाई इज इक्वल टू डी बाई डी डी ऑफ पी इंटू डी। करेक्ट? चलो डी आर बाई डी डी को क्या बोलते हैं? याद करो। मार्जिनल रेवेन्यू इज इक्वल टू यू इंटू वी, पी इंटू डेरिवेशन ऑफ डी प्लस डी इंटू डेरिवेशन ऑफ पी। तो ये होगा P इंटू डेरिवेशन ऑफ डी इज 1 प्लस D डेरिवेशन ऑफ P। दोनों में से P कॉमन निकाल रहा हूं मैं, 1। इधर P है क्या? तो किधर आएगा P? डिवाइड में आएगा, D बाई P इंटू डी पी बाई डी डी। पर ध्यान से देखो ये वाला टर्म को, किसी का तो फॉर्मूला ही है। इलास्टिसिटी का फॉर्मूला बताओ एक बार। P बाई डी, डी डी बाई डी पी। बट इधर क्या है? D बाई पी, डी पी बाई डी डी, उल्टा है। तो 1 अपॉन इलास्टिसिटी, बट कौन सा साइन? क्यों माइनस? ये माइनस में होता है, ये प्लस में, अपोजिट साइन। P क्या होता है? P सोचो, P क्या होता है? P प्राइस है, बट प्राइस क्या है? प्राइस क्या है? कल बताया था। प्राइस क्या होता है? एवरेज रेवेन्यू। कल बताया ना, R इज P इंटू डी। एवरेज रेवेन्यू मतलब रेवेन्यू डिवाइडेड बाय डिमांड, PD डिवाइड बाय डिमांड, DD कैंसिल, क्या बचा है? तो एवरेज रेवेन्यू इज व्हाट? प्राइस। एंड दिस इज द रिलेशन बिटवीन RM, RA
1 माइनस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। ये रिलेशन है तुम्हारा किसके किसके बीच में, एवरेज रेवेन्यू, मार्जिनल रेवेन्यू और इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। कितने टर्म्स दिख रहे तुमको, कितने टर्म्स मिलेंगे गिवन में, कितने पूछेंगे? तो फर्स्ट सम में हो सकता है आरएम दिया है, आरए दिया है, एन पूछा है। सेकंड में आरएम दिया है, एन दिया है, प्राइस पूछा है, प्राइस मतलब आरए ही होता है ना। थर्ड सम में प्राइस दिया है, एन दिया है, आरएम पूछा है। यस नो, इसके अलावा कोई सम पॉसिबल है इसमें? नहीं है ना। क्वेश्चन नंबर 7 पढ़ो। क्या फाइंड करना है, मतलब आरए दिया है, एन दिया है, एन दिया है 5, आरए दिया है 45 और क्या पूछा है, आरएम। फाइंड द प्राइस बोला है, आरए पूछा है। मार्जिनल रेवेन्यू दिया है, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड दिया है। फाइंड द इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड पूछा है। इफ द मार्जिनल रेवेन्यू इज, प्राइस इज, तो आरए दिया है, आरएम दिया है, एन पूछा है। समझा? तो क्वेश्चन नंबर 7 में फर्स्ट सम अगर लिखेंगे तो गिवन में मार्जिनल रेवेन्यू मतलब आरएम दिया है, कितना पूछा है क्या, एवरेज रेवेन्यू मतलब आरए दिया है कितना 45, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड मतलब एन दिया है कितना 5। तो सॉल्यूशन वी नो दैट, क्या पता है तुमको, आर एम इज इक्वल्स टू आर ए इंटू 1 माइनस 1 अपॉन इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। आर एम की जगह पे आर एम, आर ए की जगह पे 45, 1 माइनस 1 अपॉन 5, 45 इंटू 4 अपॉन 5, रुपीस। क्यों उसने दिया ना रुपीस, नहीं दिया 45 पे, इधर दिया था क्या, नहीं दिया तो कुछ नहीं, दिया तो रुपीस। समझा? और लास्ट में लिख देने का देयरफॉर मार्जिनल रेवेन्यू इज, देखो ये 3 मार्क का सम है, तुम्हारे पेपर में 2 मार्क का सम नहीं है तो 3 मार्क का ही पॉसिबिलिटी है, आए तो 3 मार्क के लिए आएगा, बस सेम फॉर्मूला सब कुछ सेम, सिर्फ गिवन अलग अलग रहेगा। डन, तो क्वेश्चन नंबर 7 हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 8 से जो सम से वो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड पे, देखो क्या दिया है, डिमांड फंक्शन डी इज इक्वल्स टू p plus 6 upon p minus 3, find the elasticity of demand at p is equals to 4। बोलो क्या दिया है क्वेश्चन में, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का फॉर्मूला देखो एक बार, n इज इक्वल्स टू माइनस पी बाई डी इंटू डी डी बाई डी पी है। इसका मतलब तुमको क्या लगता है सबसे पहले क्या फाइंड करना चाहिए, पहला पता होना चाहिए p कितना है सबसे पहला। अगर p मिल गया तो d निकालेंगे उसमें से, क्या करके, p को पुट करके। d मिल गया, वो ओरिजिनल d जो है ना उसको डिफरेंशिएट करेंगे, नंबर को नहीं, किसके विद रेस्पेक्ट टू में, p के, तो आएगा वो डी डी बाई डी पी के अंदर फिर से क्या पुट करेंगे, p, तो मिला डी डी बाई डी पी, मिला d, मिला p, सब पुट करेंगे उसमें। तो तुम्हारे क्वेश्चन में d क्या है, d इज इक्वल टू p प्लस 6 अपॉन, है ना, ये क्वेश्चन है। तो फर्स्ट मैंने क्या बोला है, पहला सबसे पहला तुमको क्या चाहिए, p, फॉर p इज इक्वल टू 4, तो d फाइंड करो, 4 प्लस 6 अपॉन 4 माइनस 3, 10 अपॉन 1, तो d इज इक्वल टू कितना आया, बट इसको डिफरेंशिएट करोगे क्या, किसको करने का, इसको ही करने का, तो मतलब d इज इक्वल टू p प्लस 6 अपॉन p माइनस 3,
बोलो किसको करोगे डिफरेंशिएट, डी को विथ रेस्पेक्ट टू पी, तो डी बाई डी पी ऑफ p प्लस 6 अपॉन p माइनस 3, चलो डिफरेंशिएट p माइनस 3 इंटू डेरिवेशन ऑफ p प्लस 6 माइनस p प्लस 6 इंटू डेरिवेशन ऑफ, करेक्ट, आगे बोलो p माइनस 3 इंटू 1 माइनस p प्लस 6 इंटू 1 डिवाइडेड बाई p माइनस 3 द होल स्क्वायर, आगे p माइनस 3 माइनस p माइनस 6 अपॉन p माइनस 3 द होल स्क्वायर, p कट क्या बचेगा माइनस 9 अपॉन p माइनस 3 द होल स्क्वायर, ये तुम्हारा dd बाई डी का आंसर है। बट dd बाई डी का आंसर p में नहीं होना चाहिए, तो हम क्या करेंगे, पुट करेंगे ऐसा p इज इक्वल टू 4, तो माइनस 9 अपॉन 4 माइनस 3 द होल स्क्वायर विच इज माइनस 9, मिल गया सब। अब लिखेंगे इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, जिसको डिनोट करते हैं हम लोग किससे, n से, इज इक्वल्स टू d बाई डी इंटू पी डी बाई डी पी, से वैल्यूज पुट करो, p का वैल्यू, d का वैल्यू 10, डी बाई डी का वैल्यू माइनस 9, देखो मैंने बताया था इसका आंसर नेगेटिव में आता है, तब ये नेगेटिव नेगेटिव क्या हो जाएगा पॉजिटिव, मतलब ये आएगा 36 अपॉन 10 विच इज 3.6, तो व्हाट इज योर कंक्लूजन, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, मतलब एक्चुअली it is a relatively elastic in nature, अगर 1 से कम आए तो रिलेटिवली इलास्टिक, 1 आ गए तो यूनिटरी। पर तुमको क्वेश्चन में कमेंट नहीं पूछा है तो लिखने का जरूरत नहीं है, जहाँ पे पूछेंगे वहां पे लिखना पड़ेगा, जैसे क्वेश्चन नंबर 9, 10, 10, 11 में पूछा है, कमेंट ऑन द रिजल्ट, कमेंट ऑन द रिजल्ट, ठीक है। पहला 9, 10 देखो एक बार खाली, इफ द डिमांड फंक्शन d इज इक्वल टू 50 माइनस 3p माइनस p स्क्वायर, फाइंड द इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, दो जगह पे दिया है, मतलब 2 बार करेंगे सम को, पहला हेडिंग, पहला d लिखने का, फिर फॉर p इज इक्वल टू 5, फिर d के अंदर क्या पुट करने का, 5 पुट करने का, तुमको d का वैल्यू मिलेगा, बट डिफरेंशिएट किसको करने का, 50 माइनस 3p को करने का, डिफरेंशिएट करने के बाद वापस p पुट करने का, फिर तुमको dd बाई डी आएगा, फिर उसमें क्वेश्चन में पुट करने का, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड खत्म, फिर हेडिंग देने का, सेकेंड टर्म d लिखने का, फॉर p इज इक्वल टू 2 लिखने का, d मिलेगा, फिर डिफरेंशिएट करने का, p इज इक्वल टू 2 पुट करने का, आगे लास्ट में इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड में पुट करने का, कमेंट करने का, दोनों टाइम में। कभी आंसर नेगेटिव में नहीं आएगा, कभी आंसर 0 नहीं आएगा, क्या आ सकता है आंसर 0 और 1 के बीच में रहेगा, या 1 रहेगा, नहीं तो 1 से ज्यादा रहेगा। क्वेश्चन नंबर 11 उसका कॉपी है, नंबर चेंज किया बस, कर सकते हैं। अब जाओ क्वेश्चन नंबर 9 पे, पढ़ो क्वेश्चन में क्या पूछा है, इसका मतलब p निकालना है, p नहीं दिया, क्या दिया है, डिमांड फंक्शन d दिया, और इसका मतलब तुम्हारे क्वेश्चन में इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड दिया 11 अपॉन 14, डी दिया कितना, और क्या फाइंड करना है, टू फाइंड सॉल्यूशन। कैसे स्टार्ट करते थे इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का सम, फॉर p इज इक्वल टू से स्टार्ट करते हैं, बट यहाँ पे p नहीं है, तो शुरुआती कैसे करेंगे, d से, d क्या है 2p प्लस 3 अपॉन 3p माइनस 1, चलो उसके नीचे लिखते थे फॉर p, जो नहीं है, मतलब d भी नहीं मिलेगा, डायरेक्टली डिफरेंशिएट p d विथ रेस्पेक्ट टू p, तो d अपॉन dp ऑफ 2p प्लस 3 अपॉन 3p माइनस 1, फटाफट 3p माइनस 1 इंटू 2 चलेगा, माइनस 2p प्लस 3 इंटू 3, देखो इधर ना ब्रैकेट बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे अगर ब्रैकेट भूल गया तो सम गया, आंसर डिफरेंट, मतलब तुम लोग को प्लस के यहाँ पे माइनस आएगा, माइनस के यहाँ पे प्लस आएगा, गड़बड़ हो जाएगा, तो ब्रैकेट पे ध्यान रखने का, तो क्या आएगा 6p माइनस 2 माइनस 6p माइनस 9 अपॉन व्हाट 3p माइनस 1 द होल स्क्वायर, ये तुम्हारा dd बाई डी का आंसर है।
थोड़ा और सॉल्व हो सकता है, -11/3p - 1 द होल स्क्वायर तक जा सकते हैं. अब इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड n इज इक्वल्स टू फॉर्मूला dd/dp. तो क्या आएगा इधर 11/14 क्वेश्चन में दिया है, माइनस p सेम डिमांड के जगह पे 2p + 3/3p - 1 जो दिया है वो, इंटू dd/dp के जगह पे -11/3p - 1 द होल स्क्वायर. कट करो जो जो कट होगा. सबसे पहला 11 3p - 1 तो बचा क्या है 1/14 इज इक्वल्स टू माइनस माइनस प्लस है ना p/2p + 3 इंटू 3p - 1 क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे और इंटू भी करेंगे ब्रैकेट्स को. क्या आएगा 6p² ये -2p + 9p - 3 इज इक्वल्स टू 14p. आगे 6p² + 7p - 3 - 14p इज इक्वल्स टू 0. आगे 6p² - 7p - 3 इज इक्वल्स टू 0. मल्टीप्लाई किया तो 6 3 18 आना चाहिए, माइनस किया तो 7 9 2 तो 6p² - 9p + 2p - 3 इज इक्वल्स टू 0. 3p कॉमन 2p - 3 + 1 कॉमन 2p - 3 इज इक्वल्स टू 0. तो क्या बचेगा 2p - 3 इंटू 3p + 1 इज इक्वल्स टू 0. फाइनल स्टेप 2p इज इक्वल्स टू 3 और 3p इज इक्वल्स टू -1, p इज इक्वल्स टू 3/2 और p इज इक्वल्स टू -1/3. बट p कैन नॉट बी इक्वल्स टू -1/3 क्योंकि प्राइस कभी नेगेटिव नहीं होता है. तो बचा क्या p इज इक्वल्स टू, therefore price is equals to 1 rupees 1.5. 3/2 को कट करके लिखना है, 3/2 नहीं लिख सकते, प्राइस है ना. डन. क्वेश्चन नंबर 9 10 11 बाकी नेक्स्ट टाइम क्योंकि उसका एक्सप्लेनेशन फिर से बाकी और. तो नेक्स्ट लेक्चर में थोड़ा एक आधा घंटा हम लोग ये करेंगे, फिर उसके बाद मैक्स 2. ठीक है, मैक्स 2 टेक्स्ट बुक लेके आओ क्योंकि टेक्स्ट बुक के हिसाब से देखो प्रोजेक्टर में करेंगे या डायरेक्ट करेंगे क्योंकि वो देखते हैं. बट नेक्स्ट लेक्चर में लेके आओ. एक छोटा सा टॉपिक बचा है एमपीसी एपीसी का और ये मैन्युफैक्चरिंग कंपनी का. खत्म.